गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी सबकी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट इश्यूज क्या क्या हैं और जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोग वन लाइनर फैक्ट्स देखेंगे और फैक्ट्स के बाद एट द एंड हम लोग MCQs को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और आते हैं देख कि हमारे पास फर्स्ट महत्वपूर्ण इश्यूज कौन से हैं। ठीक है, चलिए। फर्स्ट इश्यूज है अलूरी सीताराम राजू की क्या 125वीं जयंती, जो कि आज यानी 4 जुलाई को सेलिब्रेट की जाएगी। ठीक है, अलूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती देख लेते हैं क्या है। 4 जुलाई 2022 को पीएम मोदी ने क्या किए हैं, ये 2022, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा 2022 ही है, 2023 नहीं, 2022 यानी लास्ट ईयर 4 जुलाई को मोदी जी के द्वारा आंध्र प्रदेश के भीमावरम में अलूरी सीताराम राजू की साल भर चलने वाली 125वीं जयंती समारोह की शुरुआत की थी। यानी इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2022 में। कहाँ हुई थी? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में हुई थी। ओके, आंध्र प्रदेश के भीमावरम में। ओके, अब इसका शुरुआत, यहाँ पे सवाल ये है कि शुरुआत किसने किया? यहाँ पर मोदी जी किए हैं। ठीक है, शुरुआत मोदी जी किए हैं। अब हमें ये देखना है कि मोदी जी यहाँ शुरुआत किए हैं तो इसका समापन में कौन है? ठीक है, समापन जो इसकी होगी उस समापन के, क्योंकि 1 साल का पूरा है ये जयंती समारोह, तो समारोह की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इस समारोह की शुरुआत की गई है मोदी जी के द्वारा। ठीक है, इस समारोह की शुरुआत मोदी जी के द्वारा की, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ठीक है, सीताराम राजू की 30 फुट की कांस्य प्रतिमा के साथ इसका अनावरण हुआ था। ओके, मोदी जी के द्वारा क्या हुआ था? सीताराम राजू की 30 फुट की कांस्य प्रतिमा के साथ इसका अनावरण हुआ था। अब नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो हैदराबाद के, कहां पर? हैदराबाद के। ठीक है, हैदराबाद के गाचीबोवली में आयोजित होने वाले समापन कार्यक्रम, ये समापन बाय मिस्टेक यहां था, इसको मैं यहां लिख दे रही हूं, समापन। ठीक है, इस समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। यानी जो आरंभ हुआ तो उसका अध्यक्ष कौन किए थे? किनके द्वारा किया गया? मोदी जी के द्वारा किया गया। और समापन जो है वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। कहाँ पे हुआ है समापन? हैदराबाद की गाचीबोवली में। और इसका शुरुआत कहाँ हुआ? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और यह हैदराबाद। ओके, चलिए, तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब हमें देखना है कि इनके बारे में थोड़ा सा एडिशनल जान लेते हैं, सीताराम राजू के बारे में। ठीक है, इनके थोड़ा जान लेते हैं। अलूरी सीताराम राजू का जो जन्म है वो 4 जुलाई 1897 को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 4 जुलाई 1897 को हुआ था। उन्हें पूर्वी घाट क्षेत्र यानी आंध्र प्रदेश में, ठीक है, कहाँ? पूर्वी घाट क्षेत्र आंध्र प्रदेश में आदिवासी समुदायों के हितों की रक्षा के लिए, किसकी? आदिवासी समुदायों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए याद किया जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री के आप दृष्टिकोण से देखें तो रंपा विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया था। तो अब सवाल हिस्ट्री में ये आ सकते हैं, ठीक है, हिस्ट्री का सवाल ये रहेगा कि रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रंपा विद्रोह का नेतृत्व अलूरी सीताराम राजू के द्वारा किया गया था। क्योंकि करंट की क्वेश्चन है और करंट के इस क्वेश्चन को करंट में ना उठा करके किस में देगा? वो हिस्ट्री वाले सेक्शन में आपका आ सकता है। ठीक है, तो किसने किया था रंपा विद्रोह का नेतृत्व? अलूरी सीताराम। और बहुत ज्यादा याद नहीं भी है तो सीताराम राजू के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेतृत्व किया गया था। और यह विद्रोह कब हुआ? यह विद्रोह 1922 में शुरू किया गया था। विद्रोह कब? रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1922 में हुआ था। ठीक है, और किस एरिया में है? तो यह पूर्वी घाट क्षेत्र में आदिवासी समुदायों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ इनको याद किया जाता है। ठीक है, क्लियर? इनका उद्घाटन समारोह जो किया मोदी जी के द्वारा, समापन द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है, उन्होंने किया है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। अब सवाल यहाँ पर कुछ एडिशनल फैक्ट्स को देख लेते हैं, कुछ एडिशनल फैक्ट्स यहाँ देख लेते हैं। हाँ, इसके साथ और थोड़ा देख लेते हैं क्या है। स्थानीय लोग क्या बोलते हैं? अलूरी सीताराम राजू को किस नाम से संबोधित करते हैं? मन्यम विरुडी।
मन्यम विरुड़ी यानी क्या होता है वो जंगलों का नायक, ठीक है, जंगलों के नायक के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट है, 2-3 पॉइंट में हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। रंपा विद्रोह का नेतृत्व कब किसने किया था और कब हुआ था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक चीज आप देख लीजिए, थोड़ा सा हम लोग हमेशा एडिशनल पॉइंट्स अगर देखते हैं तो हैदराबाद को लेकर के देखते हैं और थोड़ा आपका कि क्या हुआ है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो आप लोगों के पास ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश के, ठीक है, हम लोगों ने न्यूज़ में देखा था कि आंध्र प्रदेश के कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में, ठीक है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में, गुंटूर जिले में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में क्या हुआ था, गुंटूर जिले में क्या हुआ था, मध्य पाषाण काल की क्या मिली है, मध्य पाषाण काल की रॉक पेंटिंग। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मध्य पाषाण काल की क्या मिली है, रॉक पेंटिंग। रॉक पेंटिंग किसकी है, मध्य पाषाण काल की, ध्यान रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। ये एक फैक्ट याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से, यह एक फैक्ट। दूसरा फैक्ट है आपके पास, दूसरा है हैदराबाद। अब यहाँ पे हम लोगों ने हैदराबाद को देखा, तो हैदराबाद से ध्यान रखिएगा, हैदराबाद से याद रखिएगा कि हैदराबाद में क्या हुआ था, जैन की जो है कितनी मूर्तियां मिली है हैदराबाद में, हैदराबाद में कितनी, कि 1000 साल पुरानी जो है जैन की मूर्ति मिली है, ठीक है, 1000 साल पुरानी, कितनी साल पुरानी, 1000 साल पुरानी किसकी मूर्ति, जैन तीर्थंकरों की, जैन तीर्थंकरों की, ठीक है, जैन तीर्थंकरों की मूर्ति मिली है, ओके, की मूर्ति, मूर्ति। और कौन कौन थे वो जैन तीर्थंकर, वो चार जैन तीर्थंकरों की मूर्ति मिली है, 4 की, ठीक है, 4 जैन तीर्थंकरों की मूर्ति मिली है। और किसकी किसकी मिली है, किसकी किसकी मिली है, तो आदिनाथ, आदिनाथ या ऋषभनाथ फर्स्ट, उसके बाद है नेमीनाथ जो कि 21वें तीर्थंकर थे, नेमीनाथ जिनका चिन्ह क्या है, आदिनाथ का क्या प्रतीक चिन्ह है, बैल है, आदिनाथ का बैल है, नेमीनाथ का क्या है, नील कमल है, नील कमल, ओके। और उसके बाद क्या है, पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर है, पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सर्प है, सर्प, सांप, सर्प यानी सांप। और फोर्थ जो 24th तीर्थंकर है वो कौन है, महावीर जैन है, कौन है, महावीर, महावीर जैन, ओके। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंह है, सिंह इनका प्रतीक चिन्ह है, ओके। ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसी भी चीज को मैंने बार बार कहा है कि नए पढ़ने के साथ साथ, नए पढ़ने के साथ साथ पुराना अगर कुछ भी मिलता है हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉल करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन इज मस्ट इंपॉर्टेंट रीडिंग फॉर द न्यू सब्जेक्ट, ओके। जो अगर आप नया कुछ पढ़ रहे हो उसे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज मच एज आप रिवीजन करो। तो ये यहाँ पर हैदराबाद से क्या आया, 1000 साल पुरानी क्या मिली है, 4 जैन तीर्थंकर की मूर्ति मिली है। और कहाँ मिली है, हैदराबाद में मिली है। और चारों के नाम हो गए, उनके प्रतीक चिन्ह हो गए, और उनका क्रम भी देखेंगे तो आदिनाथ का फर्स्ट, नेमिनाथ का 21वां है, पार्श्वनाथ 23वें, और महावीर जो है वो के 24वें तीर्थंकर है। क्लियर, चलिए ये हो गई। तो ये हो गया आपका फर्स्ट न्यूज, ठीक है, फर्स्ट इश्यूज आपके कंप्लीट हो गए। चलिए आते हैं अब सेकंड इश्यूज पे। सेकंड इश्यूज क्या है देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इनके द्वारा इन्होंने 108वें ZSI, क्या है यह 108वां ZSI, ठीक है, ZSI यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता, है ना, जिसका मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता। तो ZSI दिवस के लिए क्या किया है, 3 दिवसीय उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, ठीक है। किसके द्वारा किया गया है, भूपेंद्र यादव के द्वारा। तो भूपेंद्र यादव क्या है, आपके पर्यावरण मंत्रालय से भी इनका संबंध है, ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय, श्रम रोजगार, पर्यावरण वन और जलवायु की कौन है, भूपेंद्र यादव है। तो ZSI ने क्या किया है, इनके जो प्रोग्राम चल रहे हैं, इनका कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, 3 दिन का प्रोग्राम है इनका, 3 दिवसीय उत्सव कार्यक्रम चल रहा है जिसका उद्घाटन भूपेंद्र यादव जी के द्वारा किया गया। अब इस जो उद्घाटन, जो 3 दिन का जो प्रोग्राम चला है, इसमें इन्होंने क्या किया है, मेनली जो इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने मिशन लाइफ, ठीक है, मिशन
लाइफ, मिशन लाइफ, मिशन लाइफ को फोकस करते हुए उन्होंने क्या किया, 108वां जो यह ZSI का सम्मेलन है, इसको मेनली इन्होंने क्या किया, मिशन लाइफ को फोकस करते हुए, ठीक है, 108वां कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया, कोलकाता में किया है। कब कब किया इन्होंने, कहाँ किया, कोलकाता में किया है, कोलकाता, ठीक है, मिशन लाइफ। अच्छा, ये मिशन लाइफ को फोकस क्यों किया इन्होंने, मिशन लाइफ को फोकस क्यों किया, ठीक है, मिशन लाइफ को फोकस क्यों किया। मैं क्लास में बता चुकी हूँ कि मिशन लाइफ का संबंध किससे है, मिशन लाइफ का जो संबंध है वो किससे है, मैं क्लास में आपको बता चुकी थी, फिर भी यहाँ पे फिर से बता दे रही हूँ। मिशन लाइफ क्या है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मिशन लाइफ, ठीक है, मिशन लाइफ एक्चुअली इसका मिशन लाइफ का संबंध किससे है, तो एक ऐसे अभियान से है जिससे क्या हो, पर्यावरण का संरक्षण हो। एक ऐसा अभियान है जिससे क्या हो, पर्यावरण का संरक्षण। मिशन लाइफ का अर्थ क्या हो गया, एक ऐसे अभियान से जिससे कि पर्यावरण का संरक्षण हो। छोटे से लेकर आप बड़े कोई भी एक काम करें तो उन सभी कामों में क्या हो, आपका ध्यान हो पर्यावरण को फोकस करते हुए, क्योंकि ये जो मिशन लाइफ है ना, कि मिशन लाइफ का मतलब क्या हो गया कि जिंदगी है ना, तो अगर आप पर्यावरण को बचाओगे, अगर आप पर्यावरण अगर है तो आप है, समझ में आ रहा है, अगर पर्यावरण है तभी आप हैं, हम हैं, सभी हैं, अगर ये नहीं रहेगा तो लाइफ भी नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब है कि किसी भी काम को आप कर रहे हो, किसी भी आप काम को कर रहे हो तो ध्यान में रखो कि पर्यावरण को क्या है, हमें सेव करना है, उसको नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। आप अपने घर में जैसे सपोज कि आप क्या करते हो, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, ड्राइविंग, ऑलमोस्ट आप लोग ड्राइविंग करते ही हो, कोई कार ड्राइव करता है, कोई बाइक ड्राइव करता है, लेकिन जब आप ड्राइव करते हो और जहाँ पे वो सिग्नल आती है, रेड बत्ती जलती है, तो आप क्या करते हो, वहाँ पे खड़े हो जाते हो, है ना, लेकिन खड़े होने के साथ अपनी गाड़ी को आप बंद नहीं करते हो, ठीक है, आप क्या करते हो, अपनी गाड़ी को बंद नहीं करते हो, ठीक है, आप अपनी गाड़ी को बंद नहीं करते हो। जस्ट अ मिनट, हाँ, चलो, आप क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को बंद नहीं करते, तो उससे क्या होता है, एक तो पॉल्यूशन, गाड़ी से क्या निकलता है, गाड़ी से क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, उससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन फैल रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हो आप, एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन फैला रहे हो, प्रदूषण फैला रहे हो, है ना। दूसरी क्या होती है, नॉइज पॉल्यूशन होती है, खड़ी है गाड़ी तो नॉइज पॉल्यूशन भी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, उस वक्त गाड़ी को बंद कर देना चाहिए। पेट्रोल अलग बर्बाद हो रहा है, जो पेट्रोल इतनी महंगी है, एक समय ऐसा आएगा कि लोग तेल के लिए मारामारी कर रहे हैं ना, अभी क्या है, तेल की मारामारी चल रही है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जो आप तेल बर्बाद तो कर ही रहे हो, तो लोग पानी के लिए भी मारामारी करेंगे, ठीक है लोग, क्योंकि पानी का भी उस तरह से क्या करते हैं, नुकसान करते हैं, पानी का भी नुकसान कम तो होता नहीं है, जिस एरिया में पानी आ रहा है लोग वहाँ पानी की वैल्यू नहीं समझते हैं। तो ये इन सब चीज़ों को हम क्या बोल सकते हैं कि यह क्या है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे। तो इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से क्या होता है, आपकी लाइफ जो है वो भी कम हो जाती है, जो लाइफ है वो भी कम होती है। इसलिए हमें करना क्या है, मिशन लाइफ का संबंध क्या है, पर्यावरण, एक ऐसा अभियान से है जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो, ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण हो, छोटे से लेकर आप बड़े स्तर पर, छोटे से लेकर बड़े काम, ठीक है, बड़े बड़े काम को करने के लिए बड़े बड़े काम को बड़े छोटे से लेकर बड़े बड़े काम को करने के लिए पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए काम को करने के लिए
क्या है? पर्यावरण को ध्यान में रखना, ठीक है। या फिर आप इतना भी ना लिखें, पर्यावरण को ध्यान में रखना। ध्यान में रखना, ठीक ना। ये है आपकी मिशन लाइफ, ठीक है। मिशन लाइफ, मिशन लाइफ पर्यावरण संरक्षण यानी छोटे से लेकर बड़े बड़े काम को करने के लिए भी क्या है? पर्यावरण को ध्यान में रखना। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया कि एग्जाम्पल इसका, गाड़ी से जा रहे हो, लाल बत्ती के पास खड़े हो तो गाड़ी को बंद कर दो, ठीक है। गाड़ी को बंद कर दो, नॉइज पॉल्यूशन भी नहीं होगा और आपका तेल की भी बचत हो जाएगी और ये जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है वो भी नहीं होगा। पानी की बचत करना, ठीक है, पानी की बचत करना। अगर आप बाजार जा रहे हो तो बाजार में क्या करना है? वो जो थैली आती है प्लास्टिक वाली, उसको आप क्या करो, उसकी जगह आप कपड़े के थैले को यूज करो, है ना। तो इस तरीके से क्या है, आपका पर्यावरण का संरक्षण होगा। और इसका आरंभ कहाँ से किया गया था? इस मिशन लाइफ का आरंभ कहाँ से किया गया था? इसका आरंभ किया गया था गुजरात के केवड़िया से, ठीक है, गुजरात के केवड़िया से। तो अब यहाँ पर यह आता है कि 108वां, ठीक है, हम लोग कहते हैं कि भूपेंद्र यादव जी के द्वारा 108वां जो ZSI दिवस को जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, 3 दिन का जो प्रोग्राम रखा गया, तो इसमें किसको फोकस किया गया? इसी मिशन लाइफ को फोकस किया गया है। फोकस करते हुए अपने कार्यक्रम को इन्होंने क्या किया? कोलकाता में इन्होंने कार्यक्रम का प्रारंभ किया। इसका प्रारंभ कहाँ हुआ? इस जो फंक्शन है, ये तो जो उत्सव है, कार्यक्रम है, इसका प्रारंभ कहाँ किया गया? इसका प्रारंभ कहाँ हुआ? कोलकाता में इसका प्रारंभ हुआ, ठीक है। कोलकाता में इसको फोकस करते हुए कोलकाता में प्रारंभ, कोलकाता में प्रारंभ। और केवल अगर मिशन लाइफ की बात की जाए कि केवल मिशन लाइफ जो है यह अपने आप में एक प्रोग्राम चलाया गया है, कहाँ से? गुजरात के केवड़िया से स्टार्ट हुआ है। कहाँ से? गुजरात के केवड़िया से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, गुजरात के केवड़िया से, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, गुजरात के केवड़िया से ये स्टार्ट किया गया है, ठीक है। चलिए, अब इसमें ये तो मिशन लाइफ को फोकस करते हुए प्रोग्राम का आरंभ किया गया है। अब यहाँ पर और क्या किए गए हैं? यहाँ पर जो है ZSI ने किसके साथ? भूटान की सरकार के साथ, IIT जोधपुर और वर्धमान विश्वविद्यालय, जो कि वर्धमान विश्वविद्यालय कहाँ है? ये भी कोलकाता में है ना। इनके साथ क्या हुआ है? 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है, 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो देख लेते हैं कि वो 3 समझौते क्या क्या हैं। फर्स्ट समझौता है, इसने नॉन इन्वेसिव तरीके से, नॉन इन्वेसिव का मतलब होता है, ठीक है, नॉन इन्वेसिव ओके। नॉन इन्वेसिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? गैर आक्रामक, ठीक है, गैर आक्रामक, नॉन इन्वेसिव यानी गैर आक्रामक, ठीक है, तरीके से। लाल पांडा जो कि इसको क्या कर दिया गया है? इसको IUCN के रेड लिस्ट की सूची में इसको विलुप्त प्राय कर दिया गया है, रेड पांडा को, ठीक है। तो लाल पांडा की जनसंख्या मूल्यांकन करने के लिए भूटान सरकार के साथ समझौता, ठीक है, भूटान सरकार के साथ समझौता किया गया है। बिल्कुल क्लियर हो गया। गैर आक्रामक तरीके से जनसंख्या मूल्यांकन किसके साथ समझौता? भूटान सरकार के साथ है, ठीक है। इसने अनुसंधान सहयोग, ठीक है, यानी रिसर्च वाले क्षेत्र में रिसर्च के कोऑपरेशन के लिए इसने क्या किया है? और छात्र विनिमय कार्यक्रमों के लिए IIT जोधपुर और वर्धमान जो विश्वविद्यालय है उसके साथ भी इसने क्या किया है? समझौता किया है, ठीक है, उसके साथ भी इसने समझौता किया है। ओके, किसके साथ है? अनुसंधान सहयोग और छात्र विनिमय कार्यक्रमों के लिए IIT जोधपुर और वर्धमान विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर इन्होंने किया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये 3 समझौता किसके साथ हुआ है? जो भूटान सरकार के साथ, IIT जोधपुर और वर्धमान यूनिवर्सिटी के साथ। क्लियर? चलिए, एक चीज और बता दूं, अब ये जब यहाँ पर नाम आता है भूटान का, ठीक है, भूटान का, तो आप लोग ध्यान रखिएगा और ये बताएं, भूटान जो है, भूटान इसकी जो सीमा है यह किन देशों के साथ जो है अपनी सीमा को साझा करता है? तो 2 देश है,
दो देश हैं, एक तो चीन हो गया, चीन के साथ भी सीमा साझा करता है, और यह चीन के साथ और किसके साथ, भारत के साथ। ठीक है, भारत के साथ क्या करता है, सीमा साझा। तो भारत के कौन कौन से राज्यों के साथ भूटान जो है सीमा साझा करता है? भारत के कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? असम, असम, ठीक है, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये क्या है, ये 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। ये 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ, भारत के कौन कौन से, भारत के 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश, क्लियर, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और अगर इन सबों में बोला जाए कि सबसे ज़्यादा जो है, इन सबों में सबसे ज़्यादा सीमा साझा कौन करता है, तो असम सीमा साझा करता है। ठीक है, असम सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, किसके साथ, भूटान के साथ। सबसे ज़्यादा सीमा कौन साझा कर रहा है, असम कर रहा है। क्लियर, चलिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या देख लेते हैं। हाँ, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1916 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1916 को हुई थी। यह भारत का प्रमुख वर्गीकरण अनुसंधान संगठन है। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत क्या करता है, यह काम करता है। और वर्तमान में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, यह मंत्री कौन है, ये मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव। मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव। ठीक है, इसलिए इनके द्वारा क्या किया गया, इसलिए इन्हीं के द्वारा में उद्घाटन करवाया गया है। उद्घाटन किसने किया है, भूपेंद्र यादव ने। ठीक है, वैसे इसमें एक चीज़ ये भी, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी मैं बता दे रही हूँ, ऐसे इसको लिखना नहीं है, कि यहाँ पर जो राज्य मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्रालय के राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, वो भी इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता। निदेशक, इसका डायरेक्टर कौन है, डॉक्टर धृति बनर्जी, डॉक्टर धृति बनर्जी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। क्या है, कनाडा ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है। किसने शुरू किया है, कनाडा ने। किसके लिए, विदेशी श्रमिकों के लिए क्या है, डिजिटल खानाबदोश रणनीति। क्या है उसमें, तो नौकरी की, या किसके लिए है, ये किसके लिए है, डिजिटल खानाबदोश रणनीति जो है, कि जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, ठीक है, वैसे के लिए है जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, विदेशों के लिए अस्थायी व्यवस्था करेगी। इसमें क्या है, नौकरी की तलाश कर रहे विदेशियों के लिए अस्थायी व्यवस्था करेगी, और इसके साथ ही विदेशी श्रमिकों को 6 महीने तक क्या है, कनाडा में रहने की अनुमति देगी। ओके, यदि उन्हें नौकरी की पेशकश मिलती है तो वह व्यक्ति अधिक दिन तक कनाडा में रह सकता है। कनाडा की सरकार 3 नई ऐसी पहल को लाई है जिससे क्या होगा, विदेशों से प्रतिभाओं को आकर्षित करना चाहती है। 3 नई पहल, और वो तीनों नई पहल कौन सी है, देख लेते हैं। दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली लोगों को तकनीकी कंपनियों के लिए काम करने की अनुमति देगी। ठीक है, कुशल श्रमिकों के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता कार्यक्रम के तहत नवाचार स्ट्रीम बनाएगी। ओके, एंड थर्ड पहल क्या है, सरकार 10,000 अमेरिकी H-1B वीज़ा धारकों को कनाडा में आकर काम करने की अनुमति देने के लिए एक खुली वर्क परमिट स्ट्रीम बनाएगी। क्या बनाएगी, खुली वर्क परमिट स्ट्रीम बनाएगी। तो कुल मिलाकर के अगर बोला जाए कि विदेशी श्रमिकों के लिए खानाबदोश रणनीति है ना, कौन सी, डिजिटल खानाबदोश, किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो कनाडा के द्वारा आरंभ किया गया है। ठीक है, कनाडा सरकार कर रही है। ओके, चलिए, चेन्नई में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च है।
पुलिस ड्रोन यूनिट क्यों किया गया है? तो विशाल क्षेत्र पर हवाई निगरानी और आपराधिक गतिविधियों का तुरंत पता लगाने के लिए पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई है? चेन्नई में। ठीक है, कहाँ लॉन्च की गई है? चेन्नई में। अब बात आती है चेन्नई की, तो ये बताएं कि भारत में जो ग्लोबल एलिजिबिलिटी इंडेक्स है, यानी जो विश्व के जो रहने योग्य शहर हैं उसमें भारत के 5 शहर का नाम आता है ना, उसमें भारत के 5 शहरों का नाम आता है। तो चेन्नई भी उसमें एक शहर है। उन 5 शहरों में शहर कौन कौन से हैं भारत के? वो कौन कौन से शहर हैं? बेंगलोर है, अहमदाबाद है, चेन्नई है, दिल्ली है, मुंबई है। तो चेन्नई की रैंकिंग क्या मिली है? चेन्नई, क्वेश्चन समझ में आ गया कि चेन्नई की रैंकिंग अब क्या मिली है? जो रहने योग्य शहर है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो जारी किया गया है, इस इंडेक्स में भारत के 5 शहरों का स्थान दिया गया। वैसे टॉप में तो वियना है जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, लेकिन भारत के जो 5 शहर है उसमें चेन्नई की रैंकिंग जो दी गई है वो कितनी है? चेन्नई की रैंकिंग कितनी है? 144। चेन्नई की रैंकिंग कितनी है? 144। ठीक है, चेन्नई की रैंकिंग है, चेन्नई की रैंकिंग कितनी है? 144। 44 किसमें? दुनिया के रहने योग्य शहरों में। ठीक है, चेन्नई की रैंकिंग 144 है। 144, ओके, 144। चलिए, और सबसे टॉप में अगर बात की जाए, टॉप में कौन है? वियना। वियना क्या है? नंबर 1 पर है। ठीक है, दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। 2022 में भारत ने अपने पशु डेटाबेस में 2022 में भारत ने क्या किया है? अपने पशुओं का डेटाबेस में 664 यानी 664 पशु प्रजातियों को इसने जोड़ा है। ठीक है, पशु प्रजातियों को। अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें अब जो पशु प्रजाति जोड़ी गई है तो सबसे जो अधिक, जो बोल सकते हैं अधिक नई खोज कहाँ की गई है? तो 14.6% नई प्रजातियों के साथ सबसे अधिक नई खोजें कहाँ की गई है? केरल में दर्ज की गई है। सबसे अधिक कहाँ है? केरल में दर्ज किया गया है, केरल में। ओके, सबसे अधिक केरल में है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। केरल फर्स्ट पे है, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु और थर्ड पे पश्चिम बंगाल है। ठीक है, और 2022 में पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा नई खोजें दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा नई खोजें कब की गई है? 2022 में। ओके, 2022 में। क्लियर? चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। ड्रीम 11 3 साल के लिए भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का क्या होगा? मुख्य प्रायोजक होगा। अब तक जो राष्ट्रीय क्रिकेट टीम थी, भारत की जो राष्ट्रीय टीम थी, उसका प्रायोजक कौन था? बाइजूस था, तो बाइजू की जगह ये लेगा। ओके, ड्रीम 11 एक भारतीय फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी है। क्लियर? और ये किसका जगह ले रही है? आप ये बाइजू का। इसकी स्थापना 2008 में हर्ष जैन और भावित सेठ ने की थी। भारत में इसके लगभग 160 मिलियन सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। ठीक है, कितने हैं? 160 मिलियन सक्रिय उपयोगकर्ता, और ये बाइजूस का स्थान ले रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अजीत पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। किसने? अजीत पवार ने। ठीक है, अब महाराष्ट्र में 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। दूसरे उप मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस है। दूसरे कौन है? देवेंद्र फडणवीस है। अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में भी क्या हुआ था कि उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए थे छत्तीसगढ़ में। आपको क्या करना है, आज का सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में जो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए थे, आपको उनका नाम क्या करना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो लिए थे, कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है। क्लियर? चलिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखना ये है कि ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ था? 99 में हुआ था। ये किस पार्टी से थे? एनसीपी पार्टी का गठन 99 को हुआ था। यह एक राज्य पार्टी और इसका चुनाव चिन्ह घड़ी है। तो अब सवाल यहाँ पर ये बनते हैं कि एक्चुअली क्या है, कुछ कुछ पॉइंट्स को मैं लिख दे रही हूँ, उसका पे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, उसको आप लोग यहाँ पर नोट डाउन करें। ठीक है, चलिए इस पार्टी को लेकर के सबसे पहले तो यहाँ एक सेकंड में यहाँ पे महाराष्ट्र में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अब आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है कि अगर टोटल बात की जाए कि अब तक कितने राज्यों में
क्या हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। कितने राज्यों में हैं, तो 11 राज्यों में, ठीक है, 11 राज्यों में, 11 राज्यों में क्या है, उप मुख्यमंत्री। अब तक टोटल कितने राज्यों में है, 11 राज्यों में उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, 11 राज्यों में। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखें कि सबसे अधिक जो है किसके सरकार में है, तो आंध्र प्रदेश सरकार में सबसे अधिक मुख्यमंत्री हैं, आंध्र प्रदेश सरकार में, ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार में। ये पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, लिखते चलिए, आंध्र प्रदेश सरकार में सबसे अधिक मुख्यमंत्री। ओके, सबसे अधिक उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम, ठीक है, सबसे अधिक उप मुख्यमंत्री कितने हैं, 5, कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। सबसे अधिक कहाँ है, सबसे अधिक कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यूपी में का थोड़ा लिख लीजिए, यूपी में उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन है, केशव प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, और दूसरे हैं ब्रजेश पाठक, ठीक है, ब्रजेश पाठक, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि संविधान में आपके, ठीक है, आपके संविधान में क्या है, मुख्यमंत्री बोलकर, मुख्यमंत्री का कोई एक ऐसा जो है आप बोल सकते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री का संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है। ओके, संविधान में उप मुख्यमंत्री का कहीं कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। इसको क्यों इसका बनाया जाता है, केवल राजनीतिक संतुलन, ठीक है, राजनीतिक स्थिति में संतुलन बनाए रखने के लिए। क्यों, राजनीतिक स्थिति में संतुलन बनाए रखने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, संतुलन बनाए रखने के लिए उप मुख्यमंत्री, ठीक है, की नियुक्ति की जाती है, उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। इसका आपके संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉलिटी के लिए, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। संविधान में उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है, केवल राजनीतिक स्थिति को संतुलन बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। और अभी तक 11 राज्यों में उप मुख्यमंत्री हैं, सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में है जहां 5 है। थोड़ा सा हम लोगों ने यूपी को भी देख लिया कि यूपी में 2 है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि चलो यूपी पीसीएस एग्जाम अगर होती कभी पूछ लिया तो आप दे सकते हैं रिप्लाई। और इसके साथ ही सबसे लंबे समय तक जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं वो कौन रहे हैं, सुशील कुमार मोदी, सबसे लंबे समय तक, ठीक है, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, सुशील कुमार मोदी, सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, सुशील मोदी, ठीक है, सुशील मोदी। ओके, चलिए, ठीक है, ये पॉइंट्स जो है कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर ले। अब आते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि जो ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं, यहाँ पर क्या है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आप देख रहे हैं। तो आप लोगों को ये बताना है, मैं इस क्लास में बता चुकी हूँ, फिर भी आज पूछ रही हूँ कि भारत में टोटल कितनी पार्टियां हैं जो कि जिसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त है। तो भारत में कितनी है, भारत में टोटल 6 पार्टी हैं, ठीक है। भारत में कितनी है राष्ट्रीय पार्टी, भारत में टोटल कितनी राष्ट्रीय पार्टी हैं, भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं, 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं, ठीक है, 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। और कौन कौन सी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 6 राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन सी हैं, वो एक है आपकी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। ओके, दूसरा क्या है, INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। थर्ड पार्टी कौन सी है, BSP बहुजन समाज पार्टी, बहुजन
समाज पार्टी, ओके, बहुजन समाज पार्टी। फोर्थ कौन सी है? सीपीएम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। पार्टी, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी क्या होगा? मार्क्सवादी, मार्क्सवादी, ओके। फिफ्थ कौन सी होगी? एनपीपी यानी नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, ठीक है, नेशनल पीपुल्स पार्टी। एंड लास्ट कौन सी है? आप, आप। सिक्स्थ कौन सी है? आप यानी आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। और यह कब बनी है आम आदमी पार्टी? 2012 में। ये कब बनी है? 2012 में बनी है आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ठीक है। अगर बीजेपी की हम बात कर लेते हैं तो ये 1980 की है बीजेपी की पार्टी, और आम आदमी पार्टी कब बनी है? 2012 में, ठीक है। नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013 की है, 2013 की है। तो खैर, अब ये तो हो गए टोटल जो है 6 राष्ट्रीय पार्टी हो गई, ठीक है, 6 राष्ट्रीय पार्टी हो गई। और 3 पार्टियों का जो है दर्जा समाप्त किया गया था, 3 पार्टी का दर्जा समाप्त किया गया था। उसमें से एक है जिस पार्टी का दर्जा समाप्त किया गया था, दर्जा समाप्त, ठीक है, जिस पार्टी का दर्जा समाप्त किया गया था उसमें से एक है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। क्या है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी, एनसीपी, ठीक है। और दूसरा है टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। इसका क्या क्या पार्टी का दर्जा समाप्त कर गया था, ठीक है। और फिर क्या है? सीपीआई, सीपीआई, सीपीआई यानी क्या होगा? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ओके। इसका दर्जा क्या किया गया है? समाप्त कर दिया गया है, इसका दर्जा समाप्त कर दिया गया है। और ये सभी क्या है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने आषाढ़ पूर्णिमा को क्या मनाया है? आषाढ़ पूर्णिमा को धर्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में मनाया है। किसने? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने, ठीक है, इंटरनेशनल बुद्ध कॉन्फेडरेशन, ओके, आषाढ़ पूर्णिमा को। तो यह आईबीसी यानी क्या है? आईबीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम, और बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा के बाद बौद्धों के लिए क्या है? दूसरा प्रमुख दिन होता है, या बौद्धों के लिए दूसरा प्रमुख दिन होता है, ठीक है। सारनाथ में बुद्ध ने क्या किया था? अपना पहला उपदेश दिया था, और यह क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध ने पहला उपदेश दिया और इसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा के शुभ दिन को श्रीलंका में क्या बोला जाता है? एसाला पोया, और थाईलैंड में इसको असन्ना बुचा के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन वाराणसी के पास, जो कि वर्तमान सारनाथ में डियर पार्क में, आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन पहले जो महात्मा बुद्ध ने 5 पहले जिनको अपना उन्होंने क्या दिया था? ज्ञान दिया था 5 शिष्य को, बुद्ध की पहली शिक्षा का प्रतीक है, ठीक है। जो गुरु पूर्णिमा है, जिस क्यों मनाया जाता है कि इस दिन क्या हुआ था? बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को क्या किया था? शिक्षा दिया था। तो उसी शिक्षा का प्रतीक के रूप में बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी, ठीक है, 563 बीसी। पिता का नाम सुदोधन, माता का नाम महामाया, है ना, और जन्म लुम्बिनी, है ना, लुम्बिनी, ठीक है। चलिए, भिक्षुओं और भिक्षुणों के लिए वर्षा ऋतु विश्राम यानी वर्षा वासा भी इसी दिन से शुरू होता है, ठीक है। वर्षा वासा, जो भिक्षु विष्णु जो आराम करते थे, ऐसे क्या होता था? ऐसे भ्रमण करके अपना कार्य को करते थे, लेकिन जो जिस समय जो वर्षा का जो मौसम जो आरंभ, जब वो आराम करते थे, तो उस वर्षा वासा में वो भी कब से शुरू होता है? इसी जुलाई से कब तक चलता है? अक्टूबर तक, 3 चंद्र महीनों तक चलता है। इस दिन को बौद्धों और हिंदुओं दोनों द्वारा अपने गुरुओं को सम्मान देने के लिए गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तो समझ में आया कि गुरु पूर्णिमा मनाया क्यों जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय जोड़ी दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह
ठीक है। हरिंदर पाल सिंह संधू ने एशियाई मिश्रित युगल चैंपियनशिप जीता है। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह संधू ने कहां पर, चीन में, ठीक है, फर्स्ट टाइम चीन ने इसका मेजबानी भी किया है। चीन में एशियाई मिश्रित युगल स्क्वैश टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है इन्होंने जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। और देख लेते हैं कि कांस्य पदक किसने जीता है। कांस्य पदक किसने जीता है, तो कांस्य पदक जीता है अनाहत सिंह। कांस्य पदक जीता है अनाहत सिंह और अभय सिंह ने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। दीपिका पल्लिकल 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के बाद उनका यह पहला टूर्नामेंट में फिर उन्होंने भाग लिया है। और इन दोनों ने हराया किसको है, दीपिका और हरिंदर पाल ने किसको हराया है, तो मलेशिया के, ठीक है, मलेशिया के कौन है, इवान और राचल अर्नोल्ड को हराया है, मलेशिया के, ठीक है, मलेशिया के इन दोनों को हरा दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अब हम लोग आते हैं वन लाइनर फैक्ट्स के ऊपर। तो किस राज्य सरकार ने स्कूल में वीर सावरकर की जीवनी पढ़ाने का फैसला लिया है, कौन सी राज्य सरकार ने लिया है, तो एमपी गवर्नमेंट लिया है, ठीक है, एमपी गवर्नमेंट ली है क्या चीज का, तो यह क्या करेगी, सरकार में क्या करेगी, वीर सावरकर की जीवनी पढ़ाने का इसने फैसला लिया है, ठीक है। अब एमपी की बात आती है तो एमपी में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, सीएम लर्न एंड अर्न योजना, क्या है एमपी का, सीएम लर्न एंड अर्न योजना, ठीक है। इसके साथ ही राष्ट्रीय, एक तो और याद रखिएगा एमपी का कि एमपी में क्या किया गया है, राष्ट्रीय सिकल सेल, ठीक है, राष्ट्रीय क्या है, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। एमपी में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का प्रारंभ किया गया है, कहां से, एमपी से। ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर से सम्मानित हुई हैं मैरी कॉम। किस राज्य में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है, चेन्नई में। किस भारतीय अभिनेता की फिल्म गिद्ध को ऑस्कर की शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के लिए क्वालिफाई किया गया है, संजय मिश्रा। फिलीपींस देश ने किस देश के साथ नवीनीकृत हवाई सेवा समझौता को मंजूरी दिया है, तो भारत के साथ है। चंद्रयान 3 किस तारीख को लॉन्च होगा, 13 जुलाई को चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया जाएगा। कबड्डी में 8वीं बार एशियाई चैंपियन बनी कौन है, कबड्डी में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम 8वीं बार, उसने किसको हराया है, अभी ईरान को हराया है, ठीक है। केंद्र सरकार ने गन्ने पर कितने रुपए यानी एमएसपी जो प्रति क्विंटल बढ़ाने का ऐलान किया है, गन्ने पर 10 रुपए यानी प्रति क्विंटल 10, तो कितना है 315 रुपए क्विंटल, ठीक है, 315 रुपए प्रति क्विंटल। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम नियुक्त हुए हैं टीएस सिंह। मैंने तो आपसे क्वेश्चन ही पूछा था, चलो आंसर ही बता दिया मैंने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 29 जून को मनाया जाता है। और किसकी याद में, ठीक है, किसकी याद में किया जाता है, तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्मदिन के दिवस मनाई जाती है। सीबीआई में विशेष निदेशक नियुक्त हुए हैं आईपीएस अधिकारी अजय भटनागर। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस अजय के नाम से 3 इस बार है, अजय लांबा है, अजय बंगा है और अजय भटनागर। तो अजय भटनागर क्या हुए हैं, तो सीबीआई में डायरेक्टर है। अजय लांबा का संबंध किससे है, तो मणिपुर में जो हिंसा हुई है उस हिंसा के लिए कमेटी गठित की गई है और उस कमेटी 3 सदस्यीय कमेटी है। तो उस समिति के जो अध्यक्ष हैं, उस कमेटी के अध्यक्ष कौन है, अजय लांबा, जो कि गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, ठीक है। और अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष चुने गए हैं, ओके, विश्व बैंक के अध्यक्ष। और इनको ग्रेट इमिटेंस जो है, ग्रेट इमिटेंस क्या है, उसमें भी इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। ग्रेट इमिटेंस की सूची में, ग्रेट इमिटेंस की सूची में शामिल होने वाले ये कौन है, पहले व्यक्ति हैं, ठीक है। सड़क नेटवर्क के मामले में अमेरिका के बाद दूसरा स्थान किसका है, भारत का। कितने किलोमीटर सड़क, 1,45,000 किलोमीटर सड़क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है राहत शिविरों में रह रहे मणिपुर हिंसा पीड़ितों की राज्य सरकार ने कितने रुपए देने की घोषणा की है, तो 1,000 रुपए। किसे मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी को। और मिस्र के राष्ट्रपति कौन है, अब्देल फतह अल सीसी, अब्देल फतह अल सीसी। G20 सम्मेलन के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप, किसकी, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक 26 जून से कब तक हुई है, 30 जून तक चली है, ओके। तो कहाँ की हुई है, यह उत्तराखंड में हुई है, कहाँ हुई है, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। एक क्वेश्चन बताइएगा, उत्तराखंड के चौबटिया में
उत्तराखंड के चौबटिया में किस चीज का आयोजन किया गया था? किसका आयोजन किया गया था उत्तराखंड के चौबटिया में? ओके। भारत ने बर्लिन में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2023 में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 200 मेडल जीते हैं। आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच किस राज्य में खेला जाएगा? तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। सुगम्य सहायक योजना किस राज्य से जुड़ी है? दिल्ली से। ठीक है। वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट में विमेंस डबल कैटेगरी वॉट टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बनी है? तो सुतीर्था मुखर्जी और अयहिका मुखर्जी। भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान कौन चुनी गई है? असम की है अपूर्णा नार्जारी। 27 जून को पीएम मोदी द्वारा सिकल सेल एनीमिया मिशन 2014 का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? एमपी से किया गया है। एमपी से। ठीक है। अब आते हैं आज के एमसीक्यूज पर। 2022 में भारत के जीव जंतु डेटाबेस में कितने पशु प्रजातियों को जोड़ा गया है? 2022 में भारत के जीव जंतु डेटाबेस में तो 664 प्रजातियों को जोड़ा गया। और सबसे जो नई प्रजाति की खोज की गई है सबसे अधिक वो केरल में की गई है। इसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है और उसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल का। और ये सब क्वेश्चन कहाँ आने की संभावना है? आपका जो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन होता है वहां पर। ठीक है। चलिए, मार्च 2023 के अंत में भारत का विदेशी ऋण जो है 619.1 मिलियन डॉलर से बढ़कर कितना हो गया? अच्छा, मैंने इसमें आंसर नहीं लगाया शायद। एक मिनट, फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर नहीं लगाई हूँ ना। हाँ, चलिए 664 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है? कितना बिलियन? तो ये आपका हो गया है 624.7 बिलियन डॉलर हो गया है। ठीक है। कितना होगा? 624.7 बिलियन डॉलर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के दूसरे उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? दूसरे उप मुख्यमंत्री के रूप में तो कौन है? अजीत पवार है ना? अजीत पवार। और दूसरे कौन है? देवेंद्र फडणवीस। अजीत पवार, दूसरे देवेंद्र फडणवीस हैं। ठीक है। और ये कौन है? शरद पवार के भतीजे हैं। चाचा भतीजा में क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हर साल 1 जुलाई को क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया जाता है। जो छठा वस्तु एवं सेवा कर है, ठीक है, वह जीएसटी जो है 1 जुलाई 2023 को मनाया गया। तो अब सवाल ये है कि जीएसटी जो है ये कब आरंभ हुआ था? तो यह 1 जुलाई 2017 में जीएसटी का आरंभ कब हुआ है? जीएसटी का आरंभ कब हुआ है? 2017 से हुआ है। ठीक है। कब हुआ है? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी का आरंभ हुआ है। ठीक है। जीएसटी का। ओके। तो यहाँ पर क्या है? दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आंसर हो जाएगा सी 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है? किस देश ने शुरू किया है? तो क्या होगा आंसर? कनाडा ने शुरू किया है ना। डिजिटल खानाबदोश क्या है? रणनीति किसने शुरू किया है? कनाडा ने शुरू किया है। कनाडा ने। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एशियाई मिश्रित युगल स्क्वैश टूर्नामेंट किसने जीता है? तो दीपिका पल्लिकल है। और कौन है? हरविंदर पाल सिंह सिंधु। ठीक है। कौन है? दीपिका पल्लिकल और हरविंदर पाल सिंह सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाल संरक्षण, सुरक्षा और बाल कल्याण पर क्षेत्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई है? ठीक है। किस मंत्रालय के द्वारा? शिक्षा मंत्रालय, खेल एवं मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। डी होगा आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 जून को भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई है? तो यह चेन्नई में लॉन्च किया गया है। चेन्नई में। ठीक है। चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 जुलाई 2023 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने डैश यानी कहां पर भारतीय प्राणी संरक्षण दिवस के लिए 3 दिवसीय उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? कौन से नंबर का? ये 108वां है। ठीक है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? 1916। 1 जुलाई 1916। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कौन सी कंपनी भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की मुख्य प्रायोजक बन गई है? तो ड्रीम 11 बनी है। कौन सी बनी है? ड्रीम 11। ठीक है। चलिए
इसने बायजू का स्थान ले लिया है। ठीक है, तो ये हो गई आज की क्लास की आपके कंटेंट हो गए। कंटेंट से रिलेटेड अगर कोई भी इश्यूज आए तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। पीडीएफ आप लोगों को जस्ट आप मेरे लिंक पे जाएंगे, जो इस चैनल का लिंक है उस लिंक पर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जा चुका है, वहां पर आपको वीडियो अपलोड मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स की क्लास में। हाँ, इस आप चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, और एज मच एज रिविजन किया करें। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।